सो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लेक्चर 3 देखने ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का क्लास 12 जो कि नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करें तो उसमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मिलकर के बनता है, विच इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। जिससे क्या होता है, जो क्या बताता है कि मतलब लाइफ जो है कंटिन्यू रहेगा ऑन अर्थ। ठीक, तो चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। और एसेसरी की बात करें, एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका, सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, यूरेथ्रा आता है, पेनिस आता है। तो ये सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी ऐसा क्यों कहा, इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी क्यों कहा गया? तो प्राइमरी देखिए, किसी को भी मतलब क्या कहते हैं, प्राथमिकता या फिर किसी को जो मतलब पोस्ट दिया जाता है उसके काम के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर टेस्टिस का काम जो होता है, टेस्टिस बहुत ही अहम रोल निभाता है। टेस्टिस क्या करता है, मतलब स्पर्म बनाता है, फिर उसको नॉरिशमेंट देता है, फिर मैच्योर करवाता है। तो इतना काम करता है। तो बताइए, उसको प्राइमरी जगह मिलना था। ठीक, तो ये समझ में आया। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। और सेकेंडरी और एसेसरी क्या हुआ, ये प्राइमरी के बाद आता है। ठीक ना, ये बनाता है और ये सब क्या करता है कि उसको सेकेंडरी वर्क करता है, उसको हेल्प करता है। ठीक, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, मैचुरेशन में थोड़ा सा वर्क कर देता है। ठीक, और इसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ मैचुरेशन में काम करता है। यूरेथ्रा क्या करता है, उसको बाहर निकालने में काम कर देता है। और पेनिस क्या करता है, फिर ये कॉपुलेशन में या फिर ट्रांसफर में काम कर देता है। आया समझ में? एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब भी देखते हैं तो हम लोग क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट को क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। और इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं हम, या विसरल पार्ट को क्या कहते हैं हम, इंटरनल जेनेटिलिया। तब इंटरनल जेनेटिलिया में क्या होता है, टेस्टिस। और पहले एक्सटर्नल जान लीजिए, जिसमें क्या होता है, स्क्रोटम, पेनिस और यूरेथ्रा। ये देख लीजिए, ये बॉडी के बाहर दिख जाता है आपको। ठीक ना, ये कहाँ दिख जाता है, बॉडी के बाहर दिख जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या होता है, मेल में स्क्रोटम आता है और पेनिस आता है, यूरेथ्रा आता है। और इंटरनल जेनेटिलिया में क्या आता है आपका, टेस्टिस और रेटिड टेस्टिस और रेस्ट, बाकी का जितना भी आ गया। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमको, टेस्टिस के बारे में। लेकिन ये सब चीज़ पढ़ने के बाद से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि कहाँ पर होता है। हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने जा रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कहाँ। तो आपको क्या होता है, वेस्ट के नीचे लोअर पेल्विस में होता है। ठीक, लोअर पेल्विस में सिचुएटेड होता है। और ये क्या करता है, ये अ, जब मैचुरेशन होता है तो फिर ये क्या करता है कि फंक्शनल हो जाता है, गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक, तो मेल स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, और फीमेल एग बनाना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें देखिए, फीमेल में एग जो है बाई बर्थ होता है, लेकिन मैच्योर नहीं होता। ठीक ना, लेकिन मेल में क्या होता है कि आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी ये स्पर्म बनता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक बना हुआ होता है और प्यूबर्टी के टाइम से क्या होता है कि मैचुरेशन स्टार्ट होता है। लेकिन मेल में क्या होता है, बनता भी है और मैचुरेशन भी स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो चलिए टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, टी ई एस। तो यहाँ पर टेस्टिस का मतलब हो गया प्लूरल, मतलब टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक, अब इसका सिंगुलर क्या होता है, TESTIS। तो बस स्पेलिंग में देखिए, स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो मीनिंग चेंज होता है। यानी टेस्टिस मतलब एक और TESTS मतलब दो। चलिए, आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अब देखिए टेस्टिस आपको क्लास 10 में भी हम पढ़ाए थे कि क्या होता है कि ये बॉडी से बाहर होता है, बॉडी कैविटी से। ठीक, एक पाउच में जो कि बॉडी से बाहर हैंग कर रहा होता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। तो बॉडी के बाहर कहाँ, इन पेल्विस रीजन, मतलब लोअर पेल्विस रीजन में रहता है। ठीक, अब स्क्रोटम क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि टेस्टिस को बॉडी से बाहर क्यों डिसेंड होना जरूर
मतलब क्यों होना पड़ा, क्या ऐसा ज़रूरी पड़ा था कि मतलब टेस्टिस को बाहर आना पड़ा। तो टेस्टिस को बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म का फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए। अगर जितना बॉडी का टेम्परेचर उतना टेम्परेचर अगर हम देंगे तो क्या होगा कि स्पर्म का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक ना, इसीलिए ये बॉडी से बाहर होता है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, तो देखिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलेंगे आप तो 37 ही पर हैं, देखिए ये वेरी करते रहता, सबका इक्वल नहीं होता बॉडी टेम्परेचर, सबका बॉडी टेम्परेचर जो है एक जैसा नहीं होता, इसलिए 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे हैं और फॉरेनहाइट में 98.6, ठीक, समझे। तो ये नेसेसरी होता है मतलब, तो देखिए अगर ये टेम्परेचर रहा तो क्या होगा कि स्पर्म मेटोजेनेसिस होगा लेकिन फिर क्या होगा कि मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए नेसेसरी है इसको बाहर आना, बॉडी से डिसेंड करना। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि टेस्टिस कैसा होता, ओवाइट शेप होता, ओवाइट मतलब ओवल शेप का होता और वालनट शेप कह सकते हैं, वालनट वालनट शेप बॉडीज। तो अब देखिए क्या डायमेंशन देख लें, इच टेस्टिस वेट, तो मतलब प्रत्येक टेस्टिस का अगर वेट करने जाए, वजन करने जाए एक एडल्ट का तो कितना होता, 15 से 19 ग्राम होता है। और वह उसका लेंथ कितना, लेंथ और विड्थ की बात करें तो क्या होता है, लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होता है 3 सेंटीमीटर होता है, आए समझ में। और प्रत्येक टेस्टिस को देखें तो वो क्या होता है, उसमें आपको 900 के लमसम 600 से 900 कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है आपका, स्पर्म फॉर्मेशन, क्या होता है इसका मेन फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन, आया समझ में। तो क्या कहते हैं, ईच टेस्टिस इज डिवाइड, अब देखिए अब ये जो होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये भी आपके कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। हमारे टेस्टिस को क्या किया जाता है कि मतलब 250 से 300 कंपार्टमेंट में बांटा बांटा जाता है, ठीक। तो इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, रूम टाइप से बांट दिया जाता है, जिस कंपार्टमेंट को हम लॉब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक लॉब्यूल्स की बात करें तो प्रत्येक लॉब्यूल्स के अंदर 3 से 4 या 2 से 3 कह सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। अब सेमनीफेरस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक ना। और देख लीजिए वही बात लिखे, इट्स लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और थोड़ा सा ऊपर से है, जो कि जरूरी है क्योंकि एक्सटर्नल थोड़ी सी ज्ञान चाहिए आपको नीट या मेडिकल के लिए अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक। तो चलिए ये आपके टेस्टिस हैं। अब टेस्टिस में देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और आपका ये ब्लैक लाइनिंग जो दिख रहा है ये क्या आपका, यही कंपार्टमेंट है। ये देखिए ये लाइनिंग हो गया, फिर ये लाइनिंग हो गया, तो ये और ये 2 कंपार्टमेंट हो गया आपस में, ये एक कंपार्टमेंट फिर ये एक कंपार्टमेंट, ऐसे ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट से 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉब्यूल्स के नाम से जानते हैं। देख लीजिए कंपार्टमेंट है। और देखिए एक मतलब ये जो सेपरेटिंग वाल होता है 2 कंपार्टमेंट के बीच का, तो 2 कंपार्टमेंट के बीच का जो सेपरेटिंग वाल होता है और इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये तो आप जान चुके हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जा करके कहाँ पर खुलता है, आपको एक मीडियास्टिनल एरियाज में जाके खुलता है। और उस एरियाज में जा करके आपको क्या होता है कि मतलब रेटिटेस्टिस वाला एरिया में खुलता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो एरिया आपका ये रेटिटेस्टिस वाला एरिया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं अभी। देखिए क्या होता है कि देखिए ऐसे करके जाके फिर बहुत सारे ऐसे करके, अब देखिए ये जा करके ऐसे जुड़ रहा है ऐसे करके, तो फिर ये बाद में फिर ऐसे कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। फिर देखिए फिर ऐसे करके, तो बाद में फिर यही जुड़ जाता है, ठीक है ना।
फिर यही आपका जो है देखिए ऐसे करके जुड़ा। तो ये जो ये वाला एरिया जो है आपका, इसको कहते हैं हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि जहाँ सेमनीफेरस जाकर के ओपन हो जाए, ठीक ना, ओपन हो जाए और सभी मतलब क्या कहते हैं, सभी जाकर के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का सभी जाकर के एक जगह खुल जाए, ठीक ना, एक जगह खुल जाए और आपस में क्या हो, जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। फिर ये बाद में जाकर के रेटी टेस्टिस क्या होता है, कहाँ खुलता है? ये वास इफरेंस। तो ये आपको यहाँ से ये वास इफरेंस कहला गया, ये वास इफरेंस। अब देख लीजिए मतलब 12 to 15 वास डिफरेंस जाकर के बनता है, और ये 12 से 15 वास डिफरेंस कहाँ खुलता है फिर जाकर के? फिर आपको कहाँ बन क्या बन जाता है? देखिए ये जो है आपको वास डिफरेंस बना देता, सॉरी एपिडिडाइमिस बना देता। फिर ये एपिडिडाइमिस जाकर के वास डिफरेंस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आया समझ में? तो यही बात यहाँ पर है। ये वाला एरिया को मीडियास्टिनल एरिया को, ये जो है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस। फिर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये आपको वास इफरेंस है। क्या है ये वास इफरेंस। और फिर देखिए सब आकर के क्लम्प हो रहा है यहाँ पर, मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो इसका देखिए 3 पार्ट होता है। क्या होता है? कॉर्पस, कैपेट, कॉर्डल। कॉर्पस मतलब क्या होता है बताइए? बॉडी, है ना, मतलब हेड, टेल और हेड, बॉडी, टेल होता, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको कहते हैं कैपेट, कॉर्पस एंड काउडल। ये हो गया। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब रेटी टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रेटी टेस्टिस क्या होता है? तो क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस क्या है? अ नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड चैनल। क्या कहते हैं? अ नेटवर्क, देखिए क्या कहते हैं, अ नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड चैनल, चैनल प्रेजेंट इन द मीडिया, प्रेजेंट मीडियास्टिनल पार्ट। तो कहाँ पर होता है? एक नेटवर्क होता है थिन वॉल चैनल का, जो कि मीडियास्टिनल एरियाज में जाके खुलता है या प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वेयर ऑल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द रेटिटेस्टिस। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पर आपको मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर के खुलता है, उस पार्ट को जिस जगह खुल रहा है उसी पोर्शन को हम लोग रेटिटेस्टिस करा देते हैं। और वास वास इफरेंस क्या होता है? अब देखिए जहाँ से रेटिटेस्टिस शुरू हुआ उस एरिया से आपको क्या हो जाता है, क्या होता है कि अब वास डिफरेंस क्या, 8 to 15 ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस के पास से, तो अब आपको यहाँ पर जो बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, तो यहाँ ये वाला एरिया रेटिटेस्टिस कहलाया। अब यहाँ से जो ये एरिया जा रहा है ये कितना, 8 से 15 का नंबर में जाता है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वास इफरेंस कहते हैं। यानी रेटिटेस्टिस के बाद वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं बताइए? इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वास इफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या नाम से जानते हैं? वास इफरेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या होता है? ये वास इफरेंस हुआ तो इट जॉइंस टू फॉर्म हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर ये बाद में जाकर के ज्वाइन किया और क्या बना दिया? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। ये आपका एपिडिडाइमिस का हेड हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब क्या देखते हैं हम? वास डिफरेंस के, अच्छा चलिए अब एपिडिडाइमिस देखते हैं। क्या है? डक्ट फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ वास इफरेंस। तो अब देखिए वास इफरेंस जाकर के क्या हुआ? कन्वर्ज हो गया। मतलब 10 to 12, 10 टू सॉरी 8 to 15 जो वास इफरेंस खुला था वो जाकर के एपिडिडाइमिस बना। यानी कि उसका कन्वर्जन, यानी कि जाकर कन्वर्ज हो गया, एक में मिल गया। तो उसको वो क्या बनाया? मतलब 10 to 15 ट्यूब्यूल्स आकर के एक में मिल गया, वो क्या बन गया? एपिडिडाइमिस बन गया, ठीक ना। कोई दिक्कत? और ये हाईली कॉइल्ड होते हैं ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि 4 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर? 4 मीटर लंबा होता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्ट डिफरेंस क्या? इट कंटिन्यूज फ्रॉम द एंड ऑफ द एपिडाइमिस। जहाँ पर एपिडाइमिस खत्म हुआ वहाँ सब ये शुरू हो जाता है। और कहाँ तक जाता है? एम्पुला ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखिए इजैकुलेटरी डक्ट होता है आपका, यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ से जो भी स्पर्म जाता है तो वो एजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाता। प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले होता हो वहाँ खुल जाता, ठीक। तो जैसे कि ये देखिए ऐसे करके जाता है, फिर यहाँ पर ये खुल जाता, फिर ये जा कर के आपको यूरेथ्रा में खुल जाता,
तो यहाँ पर कुछ देर के लिए रहता। तो ये आपका क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये एम्पुला ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यहाँ पर खुला, फिर यह जाकर के यूरेथ्रा में मिल जाता। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्या करते हैं। अब देखिए इसका कोई असली डिमार्केशन नहीं होता, मतलब इसमें कोई चिन्हित नहीं होता कि देखिए जैसे कि हर चीज़ मतलब कितना पतला ट्यूब से है, मतलब कैसे जा रहा है, अलग अलग डिमार्केशन जो होता वो इसमें नहीं होता, वास्ट डिफरेंस है। ठीक, अब चलिए इंटरस्टिशियल सेल्स और ऑफ लीडिंग। लीडिंग का इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करता है, ये नॉर्मली हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है। क्या है ये, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है। क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करते रहता है। ठीक, समझ में आया, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होता है। अब चलिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें। ये क्या होता है, लगभग ये 30 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 30 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। जबकि इसकी डायमीटर की बात करें तो 150 टू 300 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रॉन्स होता है। ठीक, अब इसके 3 वाल्स होते हैं। आउटर कैप्सुलर वाल होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, और थीन होमोजीनस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इन सब के बारे में हमको नहीं जानना, हम लोग को बस ये कम्प्लेक्स स्ट्राइटेड एपिथेलियम के बारे में जानना, जो कि 2 सेल से बना हुआ होता है। वो 2 सेल्स क्या है, अब इसका इनर पार्ट में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स। तो अब देखिए स्पर्मेटोजेनिक या जर्म सेल्स ये क्या होता है, आपके प्रीकर्सर्स होते हैं स्पर्मेटो जो आ गया। ठीक ना, तो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म जो फॉर्म होता है, तो स्पर्म मदर सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं ना, या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो वो उसका प्रीकर्सर है। ठीक ना, ये क्या होता है, सर्टोली सेल्स के बीच में होते हैं। ठीक, अरेंज इन 4 to 8 लेयर। ठीक ना, जैसे कि ये सर्टोली सेल्स हो गया, देखिए ये सर्टोली सेल्स हो गया, तो इसके इर्द गिर्द होता है कितना लेयर में, 8 लेयर में होते हैं, समझे, 8 लेयर्स में होते हैं। हम आपको डायग्राम इसका प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, चलिए, तो और सर्टोली सेल को हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं या फिर नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या करता है कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक ना, तो अब देखिए क्या कहते हैं, विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, 13 to 14 ईयर्स इन बॉयज़, तो मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो टीन क्या कहते हैं, टीन एज स्टार्ट हुआ यानी प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ। प्यूबर्टी स्टार्ट जैसे हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो जाता है, क्या डेवलप होने लगता, ताकि वो स्पर्म बन सकें। और स्पर्म बनने के लिए वो डिफरेंट फेजेस को पार करते हैं। क्या क्या है वो डिफरेंट फेजेस, तो स्पर्मेटोगोनियम देखिए, जिसको स्पर्म मदर सेल कहते हैं, स्पर्म मदर सेल। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है, फिर ये स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड से स्पर्म रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन के प्रोसेस से। अब देखिए सर्टोली सेल्स के बारे में थोड़ा सा जान ले। क्या कहते हैं सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज क्या कर, तो देखिए ये क्या होता है डेवलपमेंट स्टेज में, ये क्या करता है कि जैसे स्पर्म जाकर के एम्बेडेड हो जाता है इसमें, समझे। जैसे सर्टोली सेल्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सर्टोली सेल्स हैं और ये क्या है, ये स्पर्म्स है, तो ये जाकर के इसमें एम्बेड हो जाता है, मतलब एम्बेडेड हो जाता है ऐसे करके। तो ये आपका सर्टोली सेल्स है, और इसको क्या करता है, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जब तक मैच्योर ना हो जाए, तब तक, जब तक रिलीज ना हो जाए तब तक वो मतलब इसको रखे रहता है। ठीक है ना, तब तक नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, थ्रू साइटो, अब कैसे कनेक्ट होता है इससे सर्टोली सेल से ये स्पर्म, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से, जो कि उसको तब तक रखता है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक कि रिलीज ना हो जाए। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और इसका एक लेक्चर और मिलेगा जो कि एसेसरी ग्लैंड सब पे हम बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।